हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ डायरेक्टर्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। मतलब हम बात करेंगे मैनेजरल रेम्यूनरेशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम सेक्शन 196 ऑलरेडी डिस्कस कर कर आ चुके हैं। 196 के अंदर हमने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट, KMPs कौन होता है, की मैनेजरल पर्सन, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनसे रिलेटेड सेक्शन 203 205 ऑलरेडी डिस्कस करके हम आ चुके हैं। आगे जो वीडियोस देखेंगे उसमें अदर सेक्शंस जो रेसिडुअल सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे, उसके लिए एक अलग वीडियो है। अब जो आज यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है MR मैनेजरल रेम्यूनरेशन का, ये पार्ट 1 है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेन जो सेक्शन है सेक्शन 197 का, सब सेक्शन नंबर 1। अब पूरा 197 का मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दूंगा 197 को कैसे स्टडी करना है। थोड़ा सा शेड्यूल नंबर 5 को भी हम टच करेंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड ऑब्वियसली। तो आइए स्टार्ट करते हैं 197 सबसेक्शन नंबर 1 और साथ में 198 भी जो बात करेगा नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आज हमारा जो टॉपिक हो मैनेजरल रेम्यूनरेशन के ऊपर ही है, राइट। ज़रा हेडिंग पढ़िए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। MR जिसे हम कहते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, बराबर है, ओके। अब पूरा इस सेक्शन का जो टाइटल है उसको ज़रा पूरा हम पढ़ते हैं एक बार में। मैंने ब्रेक करके यहाँ पर हेडिंग बनाया, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। मीन्स दो सिचुएशंस हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। और इन दोनों के बारे में कौन बात कर रहा है? सेक्शन 197 बात कर रहा है। मतलब कि सीन क्या है बॉस, कि पहले तो आप ये बताओ कि मेरे कंपनी का अगर प्रॉफिट 100 करोड़ है तो आप तो मुझे बताओ कि इसमें से मैं कितना रेम्यूनरेशन के नाम पर पैसा बांट सकता हूँ मेरे मैनेजर्स को। सर मैनेजर क्यों बोल रहे हो? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में सर सिर्फ मैनेजर ही आएगा क्या? नहीं, राइट। तो हम बात करेंगे कि किन लोगों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं। तो सर आप बोलेंगे यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट, हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। KMP में हम किन किन लोगों को हम इंक्लूड करके आए थे? हमने देखा था MD, होल टाइम डायरेक्टर, और हमने मैनेजर भी डेफिनेशन में लिया था। मैनेजर कौन है? डिपार्टमेंट मैनेजर्स क्या? नहीं बॉस, ये सब्सटेंशियल पावर रहती है इनके पास में, कंपनी को चलाने की बड़ी बड़ी पावर्स इनके पास में रहती है, ये वो मैनेजर है, ये वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की बात नहीं चल रही है, ठीक है। सो MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। तो सर अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो इसको अगर हम बाइफिकेट करना चाहे तो सेक्शन 197 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है मैनेजरल रेम्यूनरेशन के बारे में, यस। तो उन सभी लोगों को मिलकर ओवरऑल टोटल लिख सकते हैं सर, टोटल, या फिर मैक्सिमम, जो हमने वर्ड यूज़ किया है कि मैक्सिमम हम कितना पैसा दे सकते हैं उनको आउट ऑफ माई टोटल प्रॉफिट, ओके। और दूसरी सिचुएशन क्या है सर? दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कंपनी को लॉस है तो सर लॉस तो लिखा ही नहीं हेडिंग में, अरे एब्सेंस लिखा है ना, प्रॉफिट का एब्सेंस है मतलब कि लॉस है। और या फिर इनएडिक्वेसी है, इनएडिक्वेसी मतलब कि प्रॉफिट कम है। सर ये क्या होता है? बड़ा सब्जेक्टिव हो गया। सर किसी के लिए 50 करोड़ का प्रॉफिट मैक्सिमम बहुत हो सकता है, किसी के लिए 50 करोड़ बहुत ही इनएडिक्वेट हो सकता है। तो डिपेंड करता है सर कंपनी टू कंपनी, यस। कितनी एक्सपेक्टेशन थी पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट का, क्या ग्राफ है, इस साल कितना एक्सपेक्टेड था और इस साल आया कितना। हर साल 60, 70 और 50, इस तरीके से पिछले 3 साल में प्रॉफिट का एक रेंज है। इस साल नया डिपार्टमेंट ऐड होने के बाद में जो यहाँ पर फोकास्ट किया गया था 100 करोड़ का प्रॉफिट किया गया था, आया 30 करोड़, तो इसको क्या इनएडिक्वेट ही बोलेंगे ना? बिल्कुल। तो अगर इनएडिक्वेट है, सब कुछ हटा दूं मैं, आपको समझ में आ गया। अगर इनएडिक्वेट है या फिर लॉस है, इस पूरी सिचुएशन में, सेकेंड की सिचुएशन में 197 ही डील करेगा। और ओवरऑल मैं कितना पैसा दे सकता हूं ये भी कौन डील करेगा? ये भी डील करेगा 197 ही। तो सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, इन दोनों को कवर करने वाला 197 ही है दोस्तों, ठीक है। सो इस तरीके से हम 197 का शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपने सॉल्व कर दिया कि इस सेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो आपने सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2 को कवर कर दिया। और सर सिंपली इफ वी पुट इट सिंपली, then sir what you're trying to say is that in the situation of profit
what will be the maximum overall managerial remuneration that I can pay to my KMPs or directors, ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा. एंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कमी है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों केसेस में मैं कितना दे सकता हूं उसको भी यहां पर डिस्कस किया जाएगा. और दोनों 197 के अंदर ही कवर है. मीन सर एक बात तो शुरुआत से क्लियर हो गई कि प्रॉफिट वाला एक सिनेरियो रहेगा और एक लॉस वाला सिनेरियो रहेगा, दोनों को हमें यहां पर डिस्कस करना रहेगा. बट बिफोर गोइंग फर्दर डीप इनटू दिस टॉपिक, हमें सर ये बता दीजिए कि ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पहले ये बता दीजिए सर. ओके, सो एप्लीकेबिलिटी पढ़ लो. अब मेरी बात समझना, एप्लीकेबिलिटी पढ़ोगे, एक लाइन है, आप बोल दोगे सर ये हर पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है. मैं आपसे पूछूंगा हिंदी वाला क्यों और इंग्लिश वाला वाई मतलब कि ऐसा क्यों होता है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रही है. सर प्राइवेट कंपनी बनती 2 लोगों के साथ में, 4 लोगों के साथ में, 5 लोगों के साथ में, एंड सो ऑन, बराबर है. इतने यहाँ पर डायरेक्टर्स मिनिमम वगैरह पार्टनर्स इतने हमने बोल रखे हैं. ठीक है, कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, सो उस वाले सिचुएशन में क्या होता है सर, जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, वही शेयर होल्डर भी बन जाते हैं सर. इन्होंने पैसा लगाया, इन्होंने पैसा कमाया, कोई पब्लिक का पैसा लगा हुआ नहीं है, राइट. ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं. मीन्स हम हमारे KMPs को, हमारे डायरेक्टर्स को हम यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कोई फ्री में उनकी सर्विसेज ले नहीं रहे हैं, बराबर है. तो सर अगर प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो इन्हीं लोग ने पैसा लगाया, यही लोग शेयर होल्डर हैं, यही लोग कमा रहे हैं. तो सर हम कितना भी परसेंटेज प्रॉफिट का शेयर करें, प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट सर पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करेंगे, पब्लिक कंपनी के केस में सर शेयर होल्डर्स कौन है, पब्लिक है. पैसा सर किसका लगा हुआ है, इन बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ है. अब इनका पैसा लगा हुआ है और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में से एक एक्सपेंस निकाला जा रहा है जिसको बोला जा रहा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, और वो जा रहा है इन डायरेक्टर्स KMPs के पास में. तो जो पब्लिक का पैसा है उसको जुडिशरी हमको यूज़ करना पड़ेगा ना, अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा. पब्लिक उसका हिसाब मांग सकती है, शेयर होल्डर्स उसका हिसाब मांग सकते हैं. तो पब्लिक कंपनी के केस में यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला, रूल ने बोला, एक्ट ने बोला कि यार पब्लिक कंपनी के ऊपर ही अप्लाई करो यार, प्राइवेट कंपनी में इतने लोचे नहीं है. पब्लिक कंपनी में हमें देखना पड़ेगा कि इन बड़े बड़े लोगों को रेम्यूनरेशन कितना देना है मैक्सिमम. तो उन्होंने बोला यार यहाँ पर पब्लिक कंपनी को ही रखो, क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन देना है, प्रॉफिट के केस में कितना देना है और लॉस के केस में कितना देना है, बराबर है. तो ये बात आपको समझ में आई कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्यों ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर क्यों होता है. ठीक है, सो 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, अब मैं आपको सेक्शन 197 का पूरा डिटेलिंग देने वाला हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा फॉर दिस इज कनेक्शन बिटवीन सेक्शन 197 एंड शेड्यूल नंबर 5, फिफ्थ. शेड्यूल 5 के बारे में भी हमको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी. शेड्यूल 5 को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्शन बिटवीन दीज टू, क्योंकि 197 के अंदर काफ़ी सारे सबसेक्शंस हैं, शेड्यूल 5 के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं. तो इन दोनों को रिलेट कैसे करना है ज़रा उसकी बात समझो आप. ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि 2 सिनेरियोज यहाँ पर बनने वाले हैं, एक प्रॉफिट वाला और दूसरा लॉस/इनएडिक्वेट, बराबर है. ये 2 सिनेरियोज यहाँ पर बनने वाले हैं. तो इन दोनों ही सिनेरियोज में अलग अलग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. देखिए जिस केस में प्रॉफिट है कंपनी के पास में, और ये बात बाय डिफॉल्ट है, अब मैं बार बार आपको यहाँ याद नहीं दिलवाऊंगा कि ये दोनों ही सिनेरियोज किन कंपनीज के लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए. मतलब अगर मैं सेंटेंस बनाऊं आपके लिए तो कैसा बनेगा, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स, केस नंबर 1, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, केस नंबर 2. इन दोनों केसेस के लिए शेड्यूल नंबर 5 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो शेड्यूल नंबर 5 में पार्ट 1 तो दिख नहीं रहा होगा आपको, पार्ट 2 डायरेक्टली दिख रहा है. सर क्या गड़बड़ है, पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस करके आ गए ऊपर, जब हमने 196 की बात करी थी ना, अपॉइंटमेंट की बात करी थी, वहाँ पर पार्ट 1 हो चुका था. पार्ट 2 जो यहाँ पर शेड्यूल नंबर 5 का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना, पार्ट 2 के अंदर उसके कुछ सेक्शंस हैं. कितने सेक्शंस हैं, बिलीव मी टोटल 5 सेक्शंस हैं यहाँ पर. मैं उन सबको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा मैं शेड्यूल 5 आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा पूरा, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूँ. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2,
सेक्शन नंबर 1 बात करता है कंपनीज हैविंग प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 2 बात करता है कंपनीज हैविंग नो और एडिक्वेट प्रॉफिट। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शेड्यूल नंबर 5 के पास हमें आना ही पड़ेगा। जब जब हम 197 को याद करेंगे 197 के साथ में अटैच होगा शेड्यूल नंबर 5, क्योंकि शेड्यूल नंबर 5 के पास क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि सर इन दोनों ही मेथड्स में जो कैलकुलेट करना है उसका जो मेथड है वो शेड्यूल में दे रखा है। तो अगर प्रॉफिट का केस है तो हम सेक्शन नंबर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 5 के पास में आएंगे, और अगर लॉस या फिर कोई प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है उस वाले केस में हम सेक्शन नंबर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 के पास में आएंगे। नाउ लेट मी टेल यू प्रॉब्लम कहां हो रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही बच्चों, यहां पर जब हमने सेक्शन नंबर 1 रीड किया, किसका, सेक्शन नंबर 1 पार्ट 2 का शेड्यूल नंबर 5 का, तो इसने बोल दिया 197 सबसेक्शन नंबर 1 के पास जाओ और वहां जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना। ओके, मतलब एकदम बेसिक सी बात बोल दी जो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सेक्शन 197 का सबसेक्शन नंबर 1 बात करता है प्रॉफिट वाले केस के बारे में जो शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के सेक्शन नंबर 1 में भी लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 1 ऑफ दिस एंड सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ 197 बराबर है, दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अबाउट दिस एंड अबाउट दिस, इन दोनों का कनेक्शन है। 197 का सबसेक्शन नंबर 1, हाउ मच एमआर कैन बी पेड बाय पब्लिक कंपनीज विथ प्रॉफिट्स, जहां पर नेट प्रॉफिट मेथड को यूज किया जाता है। नेट प्रॉफिट को मेथड को यूज करने वाला 197 सबसेक्शन नंबर 1 है और शेड्यूल के हिसाब से सेक्शन नंबर 1 है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जो लोग अभी तक मॉड्यूल का चेहरा ही नहीं देखा है और अभी सिर्फ रूबरू होना चाह रहे हैं, उनके लिए सब कुछ बता दूंगा एक बार में। सब यहाँ पर कवर हो चुका होगा आपके लिए, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ें कवर होगी ना। तो ये मैंने प्रॉफिट का केस बोल दिया। तो सर अगर लॉस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर आ गए शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट 2 के सेक्शन नंबर 2 के पास में। और जो हमारा केस नंबर 2 है, यहाँ पर आप लिख लीजिए दिस इज आर केस नंबर 2, ठीक है। दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के लिए यहाँ पर 197 का सबसेक्शन नंबर 1 यूज में आ गया। केस नंबर 2 के लिए जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव शेयर कैपिटल मेथड, जहाँ पर प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट कम है तो आप शेयर कैपिटल के हिसाब से आप यहाँ पर मैनेजर रेम्यूनरेशन बांट सकते हैं। वो आगे 197 सबसेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 11 के अंदर कवर किया जाएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया 197 और शेड्यूल नंबर 5 का कनेक्शन ये है कि जब भी लॉस की बात आएगी, क्या देखिए मैं बॉटम लाइन खींच रहा हूं, जब भी लॉस की या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट की बात आएगी तो यू हैव टू फॉलो द ओनली वन थिंग दैट इज शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5 का पार्ट 2 के आप यहां पर सेक्शन नंबर 2 के पास में जाना, वो आपको सोल्यूशन दे देगा किस लॉस के केस में। बट अगर सिंपली प्रॉफिट का केस है तो सेक्शन 197 सबसेक्शन नंबर 1 आपका काम कर देगा। शेड्यूल के पास में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शेड्यूल भी यही बोल रहा है कि 197 1 के पास में आप चले जाओ, ठीक है। सो ये बॉटम लाइन है, जरा इसको आप याद रखना। मैंने आपको ये पूरा क्रक्स बताया जिसकी इतनी रामायण करी है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। 197 और शेड्यूल 5 का कनेक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मॉड्यूल खोलते हैं समझ में नहीं आता है, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया, किसी को भी सुनो, ये चीज ध्यान में रख लो तो आपको सेक्शन भी याद रहेगा, शेड्यूल भी याद रहेगा, आपको आंसर में क्या लिख के आना है ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, हमारी मेन बातचीत हम करते हैं 197 सबसेक्शन नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बोला है, टाइटल में लिखा गया है ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन। ओके, तो पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सर बोला है, दूसरा पार्ट क्या था हेडिंग के अंदर 197 के अंदर, इनएडिक्वेट और लॉस। तो इनएडिक्वेट और लॉस के लिए हमें जाना है किसके पास में, शेड्यूल 5 के पास में जाना है। शेड्यूल 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब सर ये जो वीडियो है ये प्रॉफिट वाला वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो वो लॉस वाला वीडियो है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये वीडियो में प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट के बेसिस पर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हम कितना बांट सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और किसको दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। यू मीन सेक्शन 198 एज वेल, यस, ठीक है। सो 197 सबसेक्शन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आइए चलो, तो पूरा ओवरऑल लिमिट समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा बाइफिकेशन करके कि बॉस हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट। देखो, हम बात कर रहे हैं
दो कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पर बीच में स्टैंड करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करना है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमको पे करना है, किन लोगों को हमें पे करना है? तो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, ठीक है भैया, डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो आप, बराबर है। तो ज़रा आप मुझे बताओ डायरेक्टर्स के अगर हम यहाँ पर पार्ट कर देते हैं, ठीक है, पार्ट कर देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, बराबर है, मानते हैं आप इस बात को, राइट। तो या तो एग्जीक्यूटिव है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव कौन है सर? एग्जीक्यूटिव वो है सर जो होल टाइम में काम करता है, वो हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉय टाइप का आदमी है। नॉन एग्जीक्यूटिव है सर जो पार्ट टाइम में काम करता है, जो एम्प्लॉय टाइप का आदमी नहीं है। इन दोनों को हमें क्या देना है? रेम्यूनरेशन देना है, बराबर है, ठीक है। सर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के बेसिस पर ही दी जा रही है, ये बात तो हमको समझ में आ गई है सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 197 का सबसेक्शन नंबर 1 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, अब सर एक बात जो हमको पहले से बेसिक समझ में आ गया है इन दोनों को डिस्कस करने से पहले, वो है सर सिटिंग फीस। आगे 197 में यही बात आई है कि सिटिंग फीस को कभी भी इस परसेंटेज के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिटिंग फीस हमेशा सेपरेट तरीके से दी जाती है, जो हम आगे देख के आए हैं, 1,00,000 रुपए पर मीटिंग पर डायरेक्टर मैक्सिमम आप दे सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो सिटिंग फीस की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। अब सिटिंग फीस एग्जीक्यूटिव को मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलती है, किसको नहीं मिलती है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट है आईसीआई और एक नॉर्मल हमारी सोच में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपके फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो आप उनको सिटिंग फीस दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ऑलरेडी आप इनको क्या है, ये होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी रेम्यूनरेशन इन लोगों को मिल रही, तो इनको सिटिंग फीस नहीं मिलनी चाहिए। ये एक नॉर्मल जजमेंट है, इस पे आप यहाँ पर ज़्यादा डीप में मत जाइए, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे जो आपको बताना है वो ये है कि सिटिंग फीस हमेशा इस परसेंटेज से रेम्यूनरेशन से एक्सक्लूड की जाती है, अलग से दी जाती है। तो जो आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही सही, उसके अलावा आपको सिटिंग फीस भी मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया, ओके। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ये आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये आपका मैनेजर है, ठीक है, जिनकी बातें हम करके आए हैं, बराबर है। ये लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं। सर यहाँ पर आपका कोई भी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आप रखते हैं, बराबर है, ओके ना। अब यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को मिला के ओवरऑल की हमें बात करना है ना बच्चों, ओवरऑल। तो इन दोनों को ही मिलाकर हमें टोटल मैक्सिमम कितना परसेंटेज हम हमारे प्रॉफिट का मैनेजर रेम्यूनरेशन के नाम पे दे सकते हैं, एंड दैट कम्स टू 11% माय बॉयज़। 11% है जो आप आपके प्रॉफिट का इनको पे कर सकते हैं एक फिनेंशियल ईयर के लिए। अगर मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए का है तो मैं 11 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पर मैं बांट सकता हूँ रेम्यूनरेशन के नाम पे। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया। बेसिक से मतलब मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन लोग हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है, क्योंकि आगे 2 डिवीजन आने वाले हैं, ठीक है। ये 2 डिवीजन आपके सामने आया है, जरा आप सेक्शन पढ़ो आप, ठीक है। द ओवरऑल एमआर टू द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग, डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन आता है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। क्या मैंने आपको बता दिया, ये एग्जीक्यूटिव की बात करी थी हमने, राइट, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आ गए, बराबर है। ओवरऑल लिमिट मतलब कि सारे डायरेक्टर्स आ गए, ऑल डायरेक्टर्स, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों आ गए, ओके। ओवरऑल लिमिट इज 11% नेट प्रॉफिट का एक किसी फाइनेंशियल ईयर का, ओके, ठीक है। तो सर इस 11% को क्या हम क्रॉस कर सकते हैं क्या? 11% को क्या हम क्रॉस कर सकते हैं क्या? तो अब जरा वापस से मेरी ध्यान से बात सुनना बच्चों। अमेंडमेंट आ चुका है, आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इस बात को अच्छे से समझ लेना आप, मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ। पहले इन परसेंटेज को क्रॉस करने के लिए, ज़्यादा क्रॉस करने के लिए, इनसे अगर ज़्यादा मुझे रेम्यूनरेशन पे करनी है, जो परसेंटेज कहाँ दिए गए हैं, शेड्यूल 5 के अंदर दिए गए हैं, लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में दिए गए हैं 197(1) के अंदर, ठीक है। अगर इनमें दिए गए जो परसेंटेज है उनसे ज़्यादा मुझे मैनेजर रेम्यूनरेशन देनी है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना पड़ता है, अब मैं जनरल मीटिंग के अंदर बैठकर
मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भाग के जाऊँ इससे बेहतर है कि मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मैं इन परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता हूँ, यानी कि मैं इस परसेंटेज से ज़्यादा पैसा बांट सकता हूँ रिम्यूनरेशन के बारे में। मतलब मुझे 11 करोड़ मैं दे सकता हूँ, बट मुझे अगर देना 15 करोड़ रुपए है तो मुझे क्या स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। बट यहाँ पर रुक जाइए, जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी, रिक्वायर्ड थी, वहाँ वहाँ सब्सटीट्यूट करके स्पेशल रिजोल्यूशन को डाल दिया गया है। बट अगर मुझे ओवरऑल लिमिट को क्रॉस करना है तो मेरा काम ओआर से भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओआर से भी हो जाएगा। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अभी 11% मैक्सिमम ओवरऑल आपकी लिमिट है, आपको 15 करोड़ अगर देना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ ओआर से हो जाएगा। यस। तो सर स्पेशल रिजोल्यूशन कहाँ के लिए है? स्पेशल रिजोल्यूशन है इनके इंटरनल हेडिंग्स के लिए। अभी कुछ नंबर्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। इन इंटरनल परसेंटेज के अगर आपको बियॉन्ड जाना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल के बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। मन से बोल रहा हूं क्या? नहीं, आ जाओ फटाफट मैं आपको बताता हूं। आइए, जो बात मैंने आपको बोली वो यहाँ पर लिखी हुई देखिए कि टोटल 11% तो है, ये बात तो हमने आपकी मानी, ठीक है। इस 11% को क्या क्रॉस किया जाता है? उन्होंने कहा यस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5 द कंपनी इन जनरल मीटिंग में ऑथराइज एक्सीडिंग द ओवरऑल लिमिट ऑफ 11%। मतलब कि 11% के बियॉन्ड आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आपको ओआर की जरूरत होगी और सब लिमिट्स को इंक्रीज करने के लिए आपको एसआर की जरूरत होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कि सर एग्जीक्यूटिव को कितना मिलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना मिलेगा, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ज़रा आप हमें ये बता दीजिए। तो आ जाओ बच्चे, आपको बता देते हैं। देखिए मैक्सिमम तो 11% हमको समझ में आ गया है। अब देखिए 11% यहाँ पर लिख दो आप सबसे पहले ऊपर, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर लिख दो आप एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दोनों का यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो इफ देयर इज वन एमडी या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर, उनका कहना है कि अगर आपकी कंपनी में कोई एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इस 11% में से आप उसको मैक्सिमम 5% दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उन सब को मिलाकर आप 10% दे सकते हैं। टेंशन मत करिए, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5% और 10%। इन दोनों को प्लस मत करना, 15% होगा, फिर पूछोगे 11% क्या हुआ। दो पार्ट है। 5% कब दिया जाएगा? जब वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जब मोर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, तो 10% दिया जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो गई, बराबर है। दिस पूरा 5 एंड 10% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए है। अब सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कितना है? तो उन्होंने बोला 3% और 1%। कैसे भैया? तो उन्होंने बोला कि ऐसे डायरेक्टर जो ना एमडी है ना होल टाइम डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको हम कितना देंगे? तो उन्होंने कहा कि आप उनको 3% दोगे, 1% दोगे। इसको हम ठीक कर देते हैं, एक काम करते हैं, पहले 1% लिखते हैं और फिर 3% लिखते हैं, ठीक है, सीरीज में रहेंगे। 1% कब दोगे? इफ देयर इज वन एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, जब आपका एक वाला सिनेरियो ही है तो आप उस टाइम पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% ही दे सकते हो। और जब आपका नन, यानी कि आपके पूरे डायरेक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है? ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव ही है, एग्जीक्यूटिव कोई भी नहीं है, नन है, तो आप उनको 3% ही दे सकते हो। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कैसा है। देखो एग्जाम्पल लेते जाओ, एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, फिर ये मैक्सिमम का सिनेरियो कैसे बैठता है। देखिए पहला सिनेरियो तो क्या है जो हमने अभी पढ़ा कि अगर सभी डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक भी नहीं है, तो आपका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना जाएगा? 3% जाएगा। मैक्सिमम 3% ही जाएगा ना। कौन सा केस है? ये वाला केस है हमारा, बराबर है कि एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, नो एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, सबके सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जितने भी है, एक या दो या तीन है, उन सबको मिला के आप 3% ही दे सकते हो। बात खत्म हो गई। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2 क्या बात कर रहा है भैया कि आपके पास में एक एमडी है, ठीक है, तो कितना दोगे उसको? आप उसको दोगे 5%, बराबर है, ठीक है।
और एक आपके पास में पार्ट टाइम डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उसको कितना दोगे? अगर एक ही एमडी है तो उसको 5% दोगे, और अगर एक ही एमडी है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% ही मिलेगा, बराबर है। तो ये कितना हो गया? 6%। दूसरा केस, तो बेस्ट सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ। एक सिनेरियो होगा मैक्सिमम 3% का, एक सिनेरियो होगा मैक्सिमम 6% का। बट सर आपने बोला मैक्सिमम 11% तक जा सकता है, कैसे जा सकता है बता रहे हैं आपको, आओ देखो। तीसरा सिनेरियो कि सर मेरे पास में एक एमडी है और सर एक होल टाइम डायरेक्टर है और मेरे पास में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इन दोनों को मिला के तो 10-10% दूंगा। 10-10 नहीं, 5-5, टोटल 10%। तो इसका 5 और इसका 5, 10 हो गया। और इसको कितना जाएगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसको मैक्सिमम जाएगा 1%। ठीक है, 1% ही जा सकता है ना इसको। तो कितना हो गया? मैक्सिमम 11%। इस तरीके से ये 11% आता है। जब बोला जाता है कि मैक्सिमम 11% दिया जाएगा तो उसका ये सिनेरियोस बनता है। पहले सिनेरियो में 3% मैक्सिमम जा रहा था, दूसरे में 6% जा रहा था, तीसरे में 11% जा रहा था। इस तरीके से यहाँ पर आपको 3, 6, 11 का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो सर अब जरा आप हमें एक और एग्जांपल दीजिए कि हमें एसआर की ज़रूरत कब पड़ेगी और हमको ओआर की ज़रूरत कब पड़ेगी, ये भी आप एक्सप्लेन करिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट एग्जांपल है ना, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। इसके जो फिगर्स है उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब मेरी बात समझना, 11% का मस्त वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। बट 11% कॉन्सेप्ट को मुझे चेंज करना है। मेरा एमडी उसको मैं 6% देना चाहता हूँ, ठीक है। इस बंदे को मैं 4% देना चाहता हूँ और इसको 1% देना चाहता हूँ। टोटल कितना हुआ? 6 और 4 10 और 1 11, 11% ही हुआ सर अभी भी। तो सर आपने बोला था कि ओवरऑल लिमिट को अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे ओआर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पर 11% के ऊपर गया है क्या? मैं नहीं, तो मुझे ओआर की ज़रूरत नहीं है। और सर अगर अगर मुझे सब लिमिट्स को क्रॉस करना है तो मुझे यहाँ पर एसआर की ज़रूरत पड़ेगी। सर सब लिमिट्स मैंने क्रॉस करी क्या? आओ देखो। सब लिमिट्स में सर ये बोला गया था इन दोनों को मिला के मैं 10% ही दे सकता हूँ, मैंने इन दोनों को मिला के 11% दे दिया, तो मैंने सब लिमिट क्रॉस कर दिया। तो पहले नंबर, इस केस नंबर 1 के अंदर मुझे ओआर की ज़रूरत तो नहीं है, बट मुझे एसआर की ज़रूरत है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। केस नंबर 2 देखो ज़रा, नए फिगर्स लेते हैं। इसको 6% देना है, होल टाइम डायरेक्टर को भी 6% देना है और इसको मुझे 2% देना है। सर क्लियरली दिख रहा है ये 14% पे गया है, तो आपको ओआर की ज़रूरत तो पड़ेगी सही, क्योंकि आप 11% से ऊपर निकल गए, प्लस आपने सबकी सब लिमिट्स भी क्रॉस कर दी है, इसलिए आपको एसआर की भी ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही सिनेरियोज़ के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम सब लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो हमें एसआर को लेना पड़ेगा। जब हम सब लिमिट्स हमने क्रॉस नहीं करी है, सब लिमिट्स हमने क्रॉस नहीं करी है, तो सर ऐसा सिनेरियो कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे हो रहा है। एक एमडी भी है मेरे पास में, एक होल टाइम डायरेक्टर भी है मेरे पास में, एक मैनेजर भी है मेरे पास में, एक पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है मेरे पास में। मुझे इसको भी 5% दिया, इसको भी 5% दिया, बराबर है। इसको भी 5% दिया, कितना हो गया? 15% तो यही हो गया सर। तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो आपको लेना पड़ेगा, और ये इसका 1% दोगे तो 16 हो गया, तो आपको ओआर भी लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अलग अलग सिनेरियोज बन सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं। तो हमने अभी तक इस पूरे वीडियो में क्या समझा है, मेरी बात समझो। एक तो हमने देखा 197(1) में ओवरऑल लिमिट कैसे दी जाती है, बट ध्यान रखो ये कौन सा वाला केस है? ये प्रॉफिट वाला केस है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट के केस में कैसे काम किया जाता है? प्रॉफिट के केस में हम शेड्यूल 5 के पास गए थे, पार्ट 2 के पास में गए थे, हम सेक्शन नंबर 1 के पास में, बट उसने हमको फेंक दिया यहाँ पर ही, तो हम वापस आ गए। लॉस वाले केस में हमको शेड्यूल 5 को ही फॉलो करना पड़ेगा, ये हमको पता है, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने कनेक्शन देखा 197 और शेड्यूल 5 का। हमने क्या क्या हेडिंग यहाँ पर कवर की जा रही है, 197 को कैसे डिज़ाइन किया गया वो समझा, उसकी एप्लीकेबिलिटी हमने समझी, क्यों बनाई गई है ऐसी एप्लीकेबिलिटी वो भी हमने समझी, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में यहाँ पर क्या कनेक्शन है वो भी हमने देखा, और उनको कैसे फीस दी जाती है, कैसे रेम्यूनरेशन दिया जाता है, मैक्सिमम कितना होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कब कब जरूरत होती है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। उनका कहना है कि भैया आपने अगर कुछ गड़बड़ कर रखी है, पास्ट में कुछ डिफॉल्ट कर रखा है, आपने बैंक का, पीएफआई का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर का, किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर का, सिक्योर्ड का मतलब सर अनसिक्योर्ड में कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना? यस, अनसिक्योर्ड में कोई दिक्कत नहीं चलेगा।
इन लोगों का अगर आपने पैसा नहीं दिया है, पास्ट में अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, तो आपको जनरल मीटिंग के अंदर ओआर लेने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको इन लोगों का, बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर से, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, इन सब लोगों से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि भैया हम ओआर तो लेंगे से, बट आप ज़रा हमको एक लिख के दे दो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा नहीं लौटाया हमने और हम हमारे लोगों को रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर इन लोग ने मना कर दिया ना, सही सही बात है यार, बैंक का पैसा लौटा नहीं रहे हो, पीएफआई का पैसा लौटा नहीं रहे हो, जो प्रॉफिट आया है उससे अपने ही लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट रेम्यूनरेशन निकाल के दे रहे हो, मतलब कंपनी का पैसा खुद ही यूज़ करे जा रहे हो, बैंक का पैसा लौटाओ ना। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन जनरल मीटिंग आपको इन लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऊपर की जितने परसेंटेज है सेटिंग फीस इनके अंदर एक्सक्लूड की गई है, हम पढ़ के आ चुके हैं। और जो भी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर का है शेल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, इनको आप नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो आएगा। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ सबसेक्शंस के अंदर दिए गए थे, नंबर्स मैंने नहीं डाले, हम कंफ्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, सो ये पूरी रामायण कर ली हमने अभी तक की। किस चीज़ की हमने बात कर ली है कि 197 सबसेक्शन नंबर 1 बात कर रहा है प्रॉफिट के सिनेरियो में हर एक पब्लिक कंपनी ओवरऑल मैक्सिमम कितना मैनेजरल रेम्यूनरेशन दे सकती है। किस किस को दिया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 11%। सो 5%, 1%, 10%, 3%, ऐसे केसेस हम ऑलरेडी यहाँ पर देख के आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर 197(1) पढ़ा, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बताया। उससे पहले जो मैंने आपको बेस तैयार करके दिया वो मैंने आपको दिया किसका, 197 का और शेड्यूल नंबर 5 का हमने कनेक्शन देखा, जिसमें हमने बात की थी कि शेड्यूल नंबर 5 के पास हम जाएंगे लॉस के और इनएडिक्वेट वाला जो केस है, तब ये जब केस आएगा तो हम स्ट्रिक्टली शेड्यूल नंबर 5 को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। जब प्रॉफिट की बात आएगी जो हमारे सबसेक्शन नंबर 1 में ऑलरेडी कवर हो चुकी है, उसकी बात हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 5 के साथ में क्या क्या कनेक्शन है लॉस वाले केस में। लॉस वाले केस में आपको 197(3) तो देखना है, 197(3) के साथ में 11 है जो यहाँ पर कवर होता है, और आपको यहाँ पर शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का यहाँ पर आपको बात करनी है, किसके बारे में, सेक्शन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लॉस के लिए बात की जाएगी, जो हमने इसके बारे में भी समझ लिया है। फिर हमने यहाँ पर बात करी फाइनली ओआर और एसआर के बारे में कि ओवरऑल को क्रॉस करना है, 11% को क्रॉस करना है, ओरिजिनल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सब लिमिट्स को क्रॉस करना है तो आपको यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती थी परमिशन की, अप्रूवल की, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन से सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं। सेटिंग फीस का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इतनी बड़ी हमने बात करी, सर आपने बोला कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हमें बताओ सर कि ये जो नेट प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे, आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप तो हमें ये बताइए। तो यहाँ पर एंट्री होती है सेक्शन नंबर 198 की। 198 बोलता है कि हम आपको बताते हैं कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है क्या है बॉस, इनकम होती है, बराबर है, और हमारे पास में एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। ओके, अब क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है या फिर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, बात समझना। ठीक है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, पहले तो हम बात करते हैं कि इनकम है आपके पास में और एक्सपेंस है आपके पास में, नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, बराबर है। इनकम के अंदर कुछ इनकम्स है अलाउड, कुछ है डिसअलाउड। ठीक है, एंड सेम वे एक्सपेंसेस के अंदर कुछ है अलाउड और कुछ है डिसअलाउड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरफ ये चीज़ें हैं। तो 198 बताता है भैया कौन अलाउड है कौन डिसअलाउड है, दोनों के अंदर, इनकम के अंदर और एक्सपेंसेस के अंदर। तो क्लियरली हमारे पास में 4 केसेस हो गए जो हमको समझने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस है, अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इन चारों के बारे में हमको यहाँ पर बात करनी रहेगी, बराबर है। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपके पास में, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो नॉर्मल आप काम करो, क्या काम करोगे, आप 1 को, ध्यान रखना, आप 1 को प्लस करोगे, बराबर है,
और आप 3 को माइनस कर दोगे। क्या बोला मैंने, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपके पास में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी अलाउड इनकम है उसको ऐड कर दो, जो भी अलाउड एक्सपेंसेस है उनको माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट ही दे रखा है, मतलब कि आपको अब उल्टी गाड़ी चलानी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे डिसअलाउड, क्या बोला मैंने, डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे जिनको उन्होंने माइनस कर दिया होगा, बराबर है। तो उन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को, यानी कि 4 नंबर को आप ऐड बैक कर दीजिए, और कुछ ऐसे इनकम होंगे जिनको ऐड कर दिया होगा, तो ऐसे 2 नंबर को आप माइनस कर दीजिए। आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, ठीक है। सर 198 में क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है वो तो बताया नहीं। आपने क्या बताया अभी तक, हमने आपको बताया अभी तक कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों। 198 किसके बारे में बात कर रहा है, 197 1 तो बात कर ली, उसको साइड में रख दिया हमने, 11% की बातें हो गई है, एसआर ओआर हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गए हैं, मैक्सिमम हो गया है। हम बात कर रहे हैं 198 की, थोड़ा जाग जाओ, मेरे साथ में आ जाओ। 198 में इनकम एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अलाउड डिसअलाउड, अलाउड डिसअलाउड। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ हम बात करेंगे अलाउड की। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम बात करेंगे डिसअलाउड की। सिंपल सी बात है यार, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, स्टार्टिंग है ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन की ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की जर्नी आपकी सिंपल है। इनकम जो अलाउड है उनको प्लस कर दो, जो एक्सपेंसेस अलाउड है उनको माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। बट अगर मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है और मुझे सही नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, जिसके लिए मुझे एमआर के लिए यूज करना है, बराबर है ना। तो इस नेट प्रॉफिट में से जो डिसअलाउड लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो डिसअलाउड इनकम को ऐड करा होगा तो उनको अब माइनस करो, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा उनको ऐड बैक कर दो, तो आप एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि इन चीज़ों को ऐड करना है माइनस करना है, तो आपके लिए बहुत काम ईजी हो जाएगा। आओ अब मैं आपको ले जाता हूँ सेक्शन की तरफ, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, सेक्शन 198। तो सबसे पहले इनकम इंक्लूडेड मींस अलाउड। क्या बोला उन्होंने भैया, हम बात कर रहे हैं, आप सर सिंपल सा लिख देते ना सर यहाँ पर, अलाउड इनकम, राइट, अलाउड इनकम जो नेट प्रॉफिट में आपकी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें एक ही सिंगल आइटम है, वो है सब्सिडीज़। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सब्सिडी आई है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से कोई भी सब्सिडी आई है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे आई है, तो आप नेट प्रॉफिट में आप उनको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, अलाउड इनकम में इतनी सी बात थी। मेन है डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम कब माइनस करेंगे, जब उनको पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है। अब ये मैंने आपको काम में आएगा, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 100 करोड़ रुपए का, उसके अंदर अगर इन आइटम को ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखा था क्योंकि इनकम है ना, बट चूंकि ये डिसअलाउड इनकम है तो इनको अब मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा। तो कंडीशन क्या है कि ये हुआ हो, मतलब अगर पीएनएल में पहले उनको क्रेडिट कर रखा होगा तो अब हटा दो उनको डेबिट करके, माइनस करके। आई बात समझ में। तो इन्होंने पहले लिख दिया कि लेस करो। कब लेस करोगे, जब पीएनएल में ऑलरेडी आप क्रेडिट कर दिया है तो अब लेस कर दो, क्योंकि वो डिसअलाउड है, सिंपल सी बात है। क्या है सर, शेयर्स और डिबेंचर का प्रीमियम। अब शेयर्स और डिबेंचर में जो प्रीमियम आया है वो पीएनएल में क्यों डालोगे आप, पीएनएल में जाता है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वहाँ जाएगा ना, यहाँ नहीं जाएगा, तो वैसे भी नहीं डालते हैं, अगर डाल दिया है तो हटा दो। फोरफिटेड शेयर्स हैं, उन पे प्रॉफिट आया उनको बेचने को, पीएनएल में क्यों डालोगे भैया, रिजर्व में जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो अगर डाल दिया तो हटा दो। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, अंडरटेकिंग बेच दी है, असेट्स बेच दिए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी है, कैपिटल नेचर का जो भी प्रॉफिट है क्या वो पीएनएल में आता है क्या, नहीं आता है। अगर आ गया है तो डिसअलाउड है, उसको माइनस कर दो। असेट्स और लाइबिलिटीज़ के कोई भी कैरिंग अमाउंट चेंज हुए हैं, ये सब काम का अगर कोई फिगर है तो वो भी पीएनएल में नहीं आना चाहिए, बराबर है, वो यहाँ पर पीएनएल हिट नहीं होना चाहिए। अगर करा है तो हटा दो। कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स हैं या फिर नोशनल गेन्स हैं या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया है, पीएनएल से हटा दो। जनरली हम इनको पीएनएल में डालते ही नहीं है, बट अगर आपने डाल दिया तो ऑब्वियसली वो डिसअलाउड है। उन ऐसी इनकम्स को जो यहाँ पर लिखी हुई ऐसी इनकम्स को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। अब सर बता दो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इंक्लूड किए जा चुके हैं, इंक्लूड किए जा चुके हैं सर, मतलब आप ये बोल रहे हैं अलाउड एक्सपेंसेस क्या, यस सर, अलाउड एक्सपेंसेस मींस इनका जनरल नेचर क्या है कि इनको माइनस किया जाता है, बराबर है। मतलब जब हम नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए का है, तो जो एक्सपेंसेस अलाउड है उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ भैया, क्या क्या यूजुअल वर्किंग चार्जेस, जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं। अच्छा, ऊपर ध्यान देखना, ऊपर भी जो अलाउड है ना, यहाँ पर सब्सिडी लिखा क्योंकि एक अनयूजुअल चीज़ थी। बट सर अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो मेरे ऑपरेशनल नेचर की है, मेरे बिजनेस के डे टू डे की इनकम की है, तो वो भी मैं इसमें नेट प्रॉफिट में डालूंगा क्या? यस, डालूंगा। ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, विदाउट सेइंग। ठीक है, तो यूजुअल वर्किंग चार्जेस हैं, अलाउड है भैया, माइनस करो। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है, अलाउड है, माइनस करो। बोनस कमीशन दिया है, माइनस कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स माइनस कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, PGBP, आपका जो बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बनता है, स्पेशल रीजंस या स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला भी बनता है, वो भी आप माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ध्यान रखना, आगे आएगा वो, अभी से बता रहा हूँ। इनकम टैक्स माइनस नहीं होगा। इनकम टैक्स माइनस नहीं होगा जब आप यहाँ पर मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो नेट प्रॉफिट को, तो उस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इनकम टैक्स को माइनस मत कर देना भैया। सब तरीके का इंटरेस्ट, डिबेंचर पे हो, मॉर्गेज पे हो, अनसिक्योर्ड लोन्स पे हो, ये सारा तरीके का इंटरेस्ट आपका अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी तरीके का रिपेयर्स हो, अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी तरीके की कंट्रीब्यूशन आपने की हो 181 के अंदर, अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कौन से कंट्रीब्यूशन की बात करो, बोनाफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 181 के अंदर, उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हो अगर आप कर रहे हो, जनरल मीटिंग में परमिशन ले रखी है, तो आप उसको यहाँ से माइनस कर सकते हो पीएनएल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस आपने पे करे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बात सुनेगा, वॉलेंटरी किया है, जो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई कॉम्पनसेशन या डैमेजेस आपने पे करे हैं, पीएनएल आपका हिट होगा, अलाउड एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस का एक्सपेंस अलाउड एक्सपेंसेस हैं। बैड डेट्स या फिर जो आपने रिटर्न ऑफ करे हैं ड्यूरिंग द ईयर डेट्स, वो भी यहाँ पर अलाउड एक्सपेंसेस है। तो ये अलाउड एक्सपेंसेस मेजर क्या ध्यान रखना है आपको, इंटरेस्ट की एक बात ध्यान रखनी, इंटरेस्ट है, रिपेयर का अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन है, कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है, टैक्स वाला पॉइंट है, यूजुअल, बोनस और डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हो। बट मेरी बात सुनो, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर लिख तो दिया उन्होंने, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं, बट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के लिए तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो सर यहाँ पर किसकी बात चल रही होगी, सिटिंग फीस की। अगर आपने ऑलरेडी को सिटिंग फीस दी है, यहाँ पर सिटिंग फीस आप माइनस कर दो, आपका यहाँ पर एक एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, अलाउड इनकम हो गया, डिसअलाउड इनकम हो गया 1 and 2। ठीक है, उसके बाद में अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। तो अब क्या देखना है, डिसअलाउड हमको यहाँ पर एक्सपेंसेस देखना है। क्या है भैया, इनकम टैक्स, मैंने जैसा कि आपको बोला था, कोई वॉलेंटरी कंपनसेशन वगैरह आपने किया है, लीगल तो था नहीं, तो आपने क्यों दिया, दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको यहाँ पर लेस मत करो। ठीक है, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, इन सबको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, कैपिटल नेचर का कोई लॉस है भैया, ऐड कर दो, पीएनएल में हिट मत करो फालतू में। वही कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन वगैरह जो भी हुआ है, उन सब के अमाउंट को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मतलब सर आपने हमको 197(1) और आपने 198 बताने का प्रॉमिस किया था। 198 में नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसकी बात करी है। 197(1) के अंदर ऐसी पब्लिक कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग है, कौन भैया, ऐसी पब्लिक कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मैनेजर रेम्यूनरेशन मैक्स कितना दे सकती है, 11% वाला फिनोमिना हमने समझ लिया है। मतलब कि सर 197(1) बात करता था नेट प्रॉफिट के मेथड के बारे में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लॉस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो वहां पर इफेक्टिव शेयर कैपिटल का जो मेथड है शेड्यूल 5 के हिसाब से उसको डिस्कस किया जाएगा। सो शेड्यूल 5 या फिर 197 का सबसेक्शन नंबर 3 शेड्यूल 5 और ये इफेक्टिव शेयर कैपिटल के मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 197(1) और 198 यही हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म होता है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे, प्रिसाइज रखें, छोटे छोटे रखें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, पूरा मॉड्यूल के फ्लो में है। मॉड्यूल्स अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे कर सकते हैं, सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही है, उनको मैंने सिंप्लीफाई किया है आप लोगों के लिए, वहाँ पर और अच्छी अच्छी चीज़ें बीच में एग्जाम्पल्स के साथ में ऐड करी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
दैट्स इट गाइस।